अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 17 मई है और मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 12 बड़ी खबरों के साथ। आज के इस खास बुलेटिन में बात होगी हिजबुल्लाह के खतरनाक ड्रोन हमलों की, गजा में बढ़ते खूनी हमलों की, ईरान की अमेरिका और खाड़ी देशों को सख्त चेतावनी की, चीन और रूस के बदलते रुख की और उस नए ग्लोबल सियासी नक्शे की जो पूरी दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला, जहां पहली खबर देख सकते हैं, हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों से इजरायली फौज को बड़ा नुकसान। दोस्तों, लेबनान बॉर्डर से एक बड़ी खबर सामने आई है। इजरायली फौज ने खुद माना है कि दक्षिण लेबनान में जारी लड़ाई के दौरान गोलानी ब्रिगेड की 12वीं बटालियन के एक कमांडर की मौत हो गई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक यह हमला हिजबुल्लाह की इनकिजारी ड्रोन यानी आत्मघाती ड्रोन कार्रवाई में हुआ, जिसने सीधे सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। रिपोर्ट में बताया गया है कि देर सीरियान इलाके में इजरायली फौज पर लगातार कई घंटों तक भारी फायरिंग हो रही है। अब इजरायली मीडिया खुद मान रहा है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन और मुफक्का मुलाकात यानी विस्फोटक ड्रोन इजराइल के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक खतरा बन चुके हैं। इजरायली चैनल I-24 ने कहा है कि उत्तरी मोर्चे पर हालत लगातार बिगड़ रहे हैं और इजराइल धीरे धीरे अपनी फौजी बढ़त खो रहा है। वहीं येद्यूत एहरनोत अखबार ने माना कि इजरायली फौज अब तक इन ड्रोन हमलों का कोई असरदार हल नहीं निकाल सकी है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, कस्साम ब्रिगेड के चीफ ऑफ स्टाफ इज्जुद्दीन अल हद्दाद शहीद। दोस्तों, गजा से बेहद अहम और दर्दनाक खबर सामने आई। कस्साम ब्रिगेड ने अपने बयान में ऐलान किया है कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ इज्जुद्दीन अल हद्दाद, जिन्हें अबू सुहेब के नाम से जाना जाता था, इजरायली हमले में शहीद हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में उनकी पत्नी, बेटी और कई आम फलस्तीनी नागरिक भी शहीद हुए। कस्साम ब्रिगेड ने कहा है कि इस कार्रवाई के जरिए इजराइल ने तमाम समझौतों, वादों और वसीयतों को तोड़कर बयान में बताया गया कि अबू सुहेब पहले ही अपने दो बेटों सुहेब और मोमिन को तूफान अल अक्सा की लड़ाई में खो चुके थे और अब पूरा परिवार कुर्बानी की मिसाल बन गया। कस्साम ने उनके लबे जिहादी सफर का जिक्र करते हुए कहा कि उनके दशकों तक इजरायली कब्जे के खिलाफ मुकाबला किया, 7 अक्टूबर के ऑपरेशन में भी अहम भूमिका निभाई। वो शहीद मोहम्मद दैफ और मोहम्मद सिनवार के बाद कस्साम की मिलिट्री कमान संभाल रहे थे। कस्साम का दावा है कि उनकी क़यादत में कई अहम कामयाबियां हासिल हुई, जिनमें इजरायली जेलों से सैकड़ों कैदियों की रिहाई शामिल है। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 50 घंटे की छोटी सी यात्रा के बाद बीजिंग से लौट गए, लेकिन इस दौरे से अमेरिका को वो कामयाबी नहीं मिल सकी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अमेरिकी बयान में दावा किया गया है कि चीन और अमेरिका के बीच होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने और ईरान के न्यूक्लियर हथियार न बनाने देने पर सहमति बनी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन के आधिकारिक बयान में ना ईरान का जिक्र था, ना होर्मुज और ना ही न्यूक्लियर डील का। यानी ट्रंप ने जो वादे बताए वो जमीन पर किसी लिखित समझौते में दिखाई नहीं दिए। इस बीच चीन की विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, ईरान पर हमारा रुख नहीं बदल रहा है, ये जंग नहीं होनी चाहिए थी। इसे अमेरिका के लिए एक छुपा हुआ सियासी पैगाम माना जा रहा है। उधर चीनी विदेश मंत्री वांग यी पहले ही अमेरिका इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग को गैर कानूनी बता चुके हैं और ईरान के शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम का समर्थन कर चुके हैं। वहीं आप चौथी खबर देखिए, ट्रंप की धमकी पर ईरान का बड़ा जवाब, हल्की कार्रवाई भी हुई तो आग बरसेगी। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ईरानी एजेंसी नूर न्यूज के मुताबिक एक वरिष्ठ फौजी अधिकारी ने खुलासा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हल्की सफाई अभियान जैसी धमकियों के बाद ईरानी फौज को फौरी और मुकम्मल जवाब की नई योजना दे दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमेरिका ने छोटी सी भी दुश्मनी भरी हरकत की तो पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकानों, इंफ्रास्ट्रक्चर और हितों पर एक साथ जबरदस्त हमला किया जाएगा। ईरानी अधिकारी ने यह दावा किया कि जो टारगेट पहले की लड़ाई में नहीं निशाना बनाए गए थे, उन्हें अब नई योजना में पहली प्राथमिकता दी गई है। इतना ही नहीं,
नई रणनीति में गर्मी के मौसम, ऊर्जा संकट, लॉजिस्टिक रास्तों की कमजोरी और अमेरिका की क्षेत्रीय परेशानियों को भी ध्यान में रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस बार सब्र वाली कई पुरानी सीमाएं हटा दी और जवाबी कार्रवाई के मैक्सिमम प्रेशर के तौर पर तैयार किया है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, इजरायली ठिकानों पर लगातार रॉकेट और ड्रोन अटैक। दोस्तों, दक्षिण लेबनान से एक बार फिर बड़े हमले की खबर सामने आई। हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है कि शनिवार शाम उन्होंने अल बयादा इलाके में मौजूद इजरायली फौज के तमाम ठिकानों को भारी गोलीबारी और लगातार रॉकेट हमलों से निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला करीब आधे घंटे तक अलग अलग चरणों में जारी रहा। हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया कि अल बयादा से नकूरा जाने वाली सड़क पर एक इजरायली हमर गाड़ी को आत्मघाती ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिसमें सीधा हमला हुआ। इसके अलावा इजरायली फौज के एक कमांड सेंटर पर भी इंतजारी ड्रोन हमला किया गया, जबकि तैयबा में लगी निगरानी कैमरा सिस्टम को भी तबाह करने का दावा किया गया है। वहीं आप छठी खबर देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के खिलाफ भारी एहतजाज। दोस्तों, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आज भारी हंगामा देखने को मिला, जहां लाखों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की नीतियों के खिलाफ जबरदस्त विरोध किया। प्रदर्शनकारी डाउनिंग स्ट्रीट पर पहुंचे, जहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री का दफ्तर मौजूद है। लोगों ने सरकार के इमिग्रेशन पॉलिसी, सख्त कानूनों और आज़ादी बयान यानी फ्री स्पीच पर लगाई जा रही पाबंदियों के खिलाफ नारेबाजी की है। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश संसद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन से पहले ही प्रशासन ने इसे लेकर बड़े स्तर की सुरक्षा तैयारी शुरू कर दी थी। हजारों पुलिसकर्मी, बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर और ड्रोन पूरे लंदन में तैनात किए गए। ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे हाल के वर्षों की सबसे बड़ी सुरक्षा कार्रवाई बताया। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, गजा में फिर खूनी हमला, सिविल गाड़ी पर इजरायली स्ट्राइक, कई शहीद और घायल। दोस्तों, गजा से एक बार फिर दर्दनाक खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम गजा शहर के अल वहदा टावर के पास एक सिविल गाड़ी को इजरायली हमले में निशाना बनाया गया, जिसमें 2 फलस्तीनी नागरिक शहीद हो गए, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इससे पहले उत्तरी गजा के जबलिया इलाके में मौजूद विस्थापित लोगों के हलावा कैंप के आसपास भी इजरायली गोलीबारी की गई। वहीं अल बुरेज कैंप के उत्तर पूर्वी हिस्से में इजरायली सैन्य गाड़ियों की तरफ से भारी फायरिंग की खबरों सामने आई। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 48 घंटे में 13 लोग शहीद हो चुके हैं, 57 लोग घायल हुए। याद रहे कि इससे एक दिन पहले गजा के रमल इलाके में रिहायशी इमारत पर हमले में 8 लोग शहीद हो गए थे, 40 से ज्यादा घायल हुए थे। आग बुझाने पहुंचे सिविल डिफेंस के एक कर्मचारी को भी घायल होने की खबर सामने आई। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के गृह मंत्री। दोस्तों, मिडल ईस्ट की सियासत में एक बार फिर बड़ा पैगाम सामने आ रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी शनिवार को तेहरान पहुंचे, जहां उनका मकसद ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई बातचीत को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये 2 दिन का आधिकारिक दौरा है और पाकिस्तान अमन की कोशिशों में अहम किरदार निभा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने ईरान के सामने कुछ खास सवाल और शर्तें रखी हैं, जिनके जवाब मांगे गए हैं। सूत्रों का दावा है कि हुर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर कुछ प्रगति भी हुई है। बताया जा रहा है कि इस वक्त अंतरिम समझौता यानी टेम्पररी डील के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। याद रहे कि अप्रैल में शुरू हुए संघर्ष विराम के बाद से हालात कुछ हद तक शांति है, लेकिन तनाव अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उधर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि वॉशिंगटन की तरफ से बातचीत जारी रखने के संकेत मिले हैं। वहीं ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने अमेरिका को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरानी अवाम के हक को नहीं माना गया तो अमेरिका को सिर्फ नाकामी ही मिलेगी। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, पुतिन और यूएई राष्ट्रपति के बीच अहम बातचीत। दोस्तों, रूस और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच मिडल ईस्ट को लेकर बड़ी बातचीत हुई है। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन से फोन पर बात की, जिसमें ईरान से जुड़े मौजूदा तनाव और पूरे इलाके को स्थिति पर चर्चा में है। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि मसलों का हल सिर्फ सियासी और डिप्लोमेटिक रास्ते से निकाला जाना चाहिए
ताकि समझौते और अमन कायम रह सके। यूएई की सरकारी एजेंसी वाम के मुताबिक बातचीत में मिडल ईस्ट की ताजा हालात और इंटरनेशनल समुद्री रास्तों की आजादी, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर भी चर्चा हुई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पुतिन ने यूक्रेन जंग से जुड़े इंसानी मसलों और यूएई की मदद को मध्यस्थता की तरफ ले गए। वहीं आप 10वीं खबर देखिए। संयुक्त राष्ट्र में हुर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका को सियासी झटका लगा। चीन के यूएन राजदूत वू गोंग ने अमेरिका और बहरीन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव की खुलकर आलोचना की है। इस प्रस्ताव में ईरान से हुर्मुज स्ट्रेट में हमले और माइन बिछाने की कार्रवाई रोकने की मांग की गई थी, लेकिन चीन ने साफ कहा कि इस प्रस्ताव का कंटेंट भी सही नहीं है और इसका वक्त भी सही नहीं है। चीनी राजदूत ने कहा कि इस समय सबसे जरूरी चीज है कि दोनों पक्ष गंभीर और ईमानदारी बातचीत करें, न कि ऐसा प्रस्ताव पास किया जाए जो हालत को और बिगाड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह प्रस्ताव वोटिंग में जाता है तो चीन और रूस इसको खिलाफ वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे कि पिछले महीने भी दोनों देशों ने अमेरिका समर्थित एक ही प्रस्ताव को रोक दिया था। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 2 दिन की बैठक खत्म हुई है। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि दोनों नेताओं ने हुर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर सहमति जताई, लेकिन चीन ने आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे पर कोई खुला समर्थन नहीं दिया है। उधर चीन की विदेश मंत्रालय ने ईरान जंग पर नाराजगी जताते हुए कहा, यह संघर्ष कभी होना ही नहीं चाहिए था और इसे जारी रखने की कोई वजह नहीं है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए। ईरानी संसद स्पीकर का बड़ा बयान। दोस्तों, ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम की 70 दिनों की मुकावमत यानी प्रतिरोध ने दुनिया में एक ऐसे बदलाव को तेज कर दिया है जो पिछले 100 सालों में नहीं देखा गया। गालिबाफ ने कहा कि दुनिया अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के दरवाजे पर खड़ी है। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बयान का हवाला देते हुए कहा, सदी का सबसे बड़ा बदलाव तेजी से आगे बढ़ रहा है और ईरान की 70 दिन की मजबूत प्रतिरोध ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। ईरानी स्पीकर ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को दबाने और डराने की कोशिश की, लेकिन इसे संघर्ष ने उल्टा अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड यानी एक तरफा वैश्विक दबदबे को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील मुल्क समझ रहे हैं कि पश्चिमी दबदबे, पाबंदियों और फौजी ताकत का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। गालिबाफ ने यह भी कहा कि ईरान का तजुर्बा दिखाता है कि अगर कोई मुल्क एकजुट रहे, खुद पर भरोसा करे और मुकावमत के रास्ते पर चले तो दुनिया में एक नया और इंसाफ वाला सिस्टम उभर सकता है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए। दोस्तों, ईरान की तरफ से खाड़ी देशों खासकर यूएई को लेकर एक बड़ा और सख्त बयान सामने आया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद मुस्तफा खामेनी के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद मुखबिर ने कहा है कि ईरान ने हमेशा खाड़ी के अरब मुल्कों को दोस्ती और भाई समझा, लेकिन उन्होंने अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े होकर अपनी जमीन दुश्मन के लिए खोल दी। मुखबिर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इन देशों ने अपनी आज़ादी पहले ही बेच दी और फिलिस्तीन व ईरान के दुश्मनों को अपने घर और ज़मीन इस्तेमाल करने दी। उन्होंने इशारा किया कि हालिया अमेरिका इजराइल हमलों के दौरान ईरान ने जवाबी कार्रवाई में काफ़ी सब्र दिखाया और कई अहम ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, खासकर यूएई जैसे देशों में। लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर खाड़ी देश अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के अड्डों के तौर पर काम करते रहे तो ईरान का सब्र खत्म हो सकता है। मुखबिर ने कहा कि हालिया जंग में ईरान का जवाब अंतिम नहीं था और ये संयम हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसका खामियाजा अरबों को भुगतना पड़ेगा, जो खुले तौर पर चेतावनी भी है। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।